ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है जिसमें हम सम लीविंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने लेक्चर एंड किया था। हम कहते हैं रेगुलर सम लीविंग प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास ये फॉर्म जो अगर इन बाउंड्री कंडीशन पे जिसमें a1 और b1 बाय वक्त या a2 b2 बाय वक्त जीरो नहीं है तो हम इसे कहते हैं सम लीविंग प्रॉब्लम, रेगुलर सम लीविंग प्रॉब्लम। इसी की प्रॉपर्टीज हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसे स्टार्ट लेंगे। अब आइगन वैल्यू जो कि पैरामीटर हैं इक्वेशन के, जो मैंने शो किया आपको, इस इक्वेशन के पैरामीटर हैं जिसके कॉरस्पॉन्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे इनके कॉरस्पॉन्ड, उनको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपके पास आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट आइगन वैल्यू होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर आपके पास ऑर्थोगोनल नहीं है तो आप किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें इस लेक्चर में एक प्रूफ करूंगा जो डी प्रॉपर्टी का है कि आपके पास आइगन फंक्शंस हैं, उनको आप किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको वेट के साथ मल्टीप्लाई करें और आप उनको ऑर्थोगोनल बना लें। सोल्यूशन है, आइगन फंक्शन है वाई एन इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज हैं वो लैम्डा एम और लैम्डा एन है। ये दोनों पर्टिकुलर सोल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इसी का सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो ये इन दोनों में इक्वेशन में मैंने दोनों वैल्यूज दोनों आइगन फंक्शन पुट कर दिए। एक सिंपल ऑपरेशन किया है कि फर्स्ट इक्वेशन को वाई एन से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को वाई एन से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। फिर मैंने इनको इंटीग्रेट किया है ए से बी, जिसमें ये पी एक्स जो हमारा वेट फंक्शन है वो डिफाइंड है। ए से बी तक मैंने इनको इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे आपके पास देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगी, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, यू डी वी। इस तरह इसी पर अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो आप देखोगे और लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन आता है। ये इक्वेशन जो कि वाई एम और वाई एन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके साथ ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन भी इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं बाउंड्री कंडीशन बी को पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि बी बाउंड्री कंडीशन में जो पॉइंट ए है, ए पे स्पेसिफाइड बाउंड्री कंडीशन है, उसे मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन पुट किया। ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए जरूरी है जबकि a1 b1 बाय वक्त जीरो नहीं होते, इनका डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स का जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट होने का जो मतलब है y m प्राइम माइनस y m मल्टीप्लाई बाय y m इक्वल्स टू जीरो। ये वही एक्सप्रेशन है y m और y m प्राइम y m तो जीरो होना चाहिए। इसी तरह अगर आप यूज करें बाउंड्री कंडीशन सी, जो बाउंड्री कंडीशन है पॉइंट बी पे, आप यहाँ से स्टार्ट लें तो और दोनों पर्टिकुलर सोल्यूशन पुट करें। दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं अगर बैक वक्त जीरो नहीं होते, जो कि इस केस में हमने स्पेसिफाई किया, तो डिटरमिनेंट द कोफिशिएंट का जीरो होना चाहिए। तो इससे आपको ये मिलेगी वाली इक्वेशन मिलेगी, ये ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे। आप देखेंगे जो सी हमारी थ्री इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन में दोनों एग्जैक्टली यही हमारे पास एक्सप्रेशन है। वाई एम प्राइम वाई एम प्राइम एट पॉइंट बी एट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो है। इस तरह वाई एम प्राइम ए एट पॉइंट ए, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली जीरो है। तो आप ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे इस इक्वेशन में और आप देखोगे कि इसकी राइट हैंड साइड एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है। एक हमारे पास अगर वाई एन ऑर्थोगोनल फंक्शन एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल नहीं है, आइगन फंक्शन एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल नहीं है, तो हम पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। ये इसमें एक प्रूफ में एक लूप होल है कि हमने डीजनरेसी को कंसीडर नहीं किया, कि जिसमें हमारे पास सेम आइगन मिले, डिफरेंट आइगन वैल्यू मिले हमें, डिफरेंट आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड। ये कंडीशन इसमें हमने इंक्लूड नहीं की। तो इस वजह से ऑर्थोगोनल रिलेशन इन आइगन वैल्यू की होल्ड करेगा जो डीजनरेट है। सम लीविंग प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे कोड कर दिया ताकि हम इनको आसानी से भी डिस्कस कर सकें। कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हम सम लीविंग प्रॉब्लम में जिन सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं
वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, हम ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये 4 कंडीशन है, हम इनको देख लेते हैं कि अगर आपके पास एट पॉइंट ए पे 0 है, हमारे पास जो आर एक्स एट पॉइंट ए 0 है, और बाउंड्री कंडीशन 3 है स्पेसिफाइड है जो पॉइंट बी पे है, तो हम अपन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यूज करेंगे। इसी तरह अगर बी पॉइंट पे आर 0 है और बाउंड्री कंडीशन हमें मिल जाती है यहाँ से जो सेटिस्फाई करती है हमारी प्रॉब्लम, तो 2 है जो कि ए पॉइंट है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यूज करेगा। इस तरह हमारे दोनों पॉइंट पे आर एक्स 0 है, ए पे भी बी भी, तो हमें दोनों की जो बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं है, हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फिर यूज करेगा। इसी तरह अगर आपका दोनों पॉइंट पे एक्स ए पे और एक्स इक्वल टू बी पे दोनों पॉइंट पे 0 है, तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है ये इन बाउंड्री कंडीशन के साथ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में मिलेगा। ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है एक्सप्रेशन, ताकि इन प्रॉपर्टीज को मैं आपको शो कर सकूं कि इन प्रॉपर्टी में किस तरह हम ऑर्थोगोनैलिटी इस रिलेशन पे पहुंच रहे हैं। वो इस तरह से है कि अगर आपके पास एट पॉइंट ए आर ए इज इक्वल टू 0 है, आर पॉइंट ए पे 0, तो आप देखोगे कि ये वाला एक्सप्रेशन ये टोटल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो इस ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए को 0 बनाना होगा, इसको 0 होना चाहिए। ये तभी होगा जब आपका कंडीशन ये सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी वो 0 होगा, ऑर्थोगोनैलिटी होगा। अदरवाइज आर ए पे 0 होने की वजह से ये एक्सप्रेशन तो टोटली 0 हो जाता है खुद ब खुद, तो हमें इस केस में बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर आपके पास आर बी आर एट पॉइंट बी 0 हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो आपको बाउंड्री कंडीशन एट पॉइंट ए चाहिए होगी इस ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। कुछ सिंगुलर वैल्यू प्रॉब्लम, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, अगर बाउंड्री कंडीशन होल्ड करती है 1 और 2, हमारे पास 1 और 2 ये है, यानी कि आर ए इज इक्वल टू 0 है या आर बी इज इक्वल टू 0 है और विद बाउंड्री कंडीशन दिस, तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। और इसी तरह पीरियोडिक बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है हमारे पास, अगर इक्वेशन 1 होल्ड करती है, इक्वेशन 1 होल्ड करती है विद बाउंड्री कंडीशन 4, इसे हम पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताए हैं। अगर आपके पास आर ए इक्वल टू 0 होता है तो ये एक्सप्रेशन आपको 0 मिलेगा आपको, और इस बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं होगी हमें, फिर भी हमारा ऑर्थोगोनल रिलेशन होल्ड करेगा। इसका आर बी 0 है तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन की साइड 0 हो जाएगी, तो हमें बाउंड्री कंडीशन एट पॉइंट बी जरूरत नहीं है हमें इसकी, तो हमारा ऑर्थोगोनल रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। इस तरह अगर आपके पास आर ए और आर बी दोनों 0 हैं तो हम देखते हैं कि आपको इस केस में कोई बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका ऑर्थोगोनल रिलेशन होल्ड करेगा। सेम आर्गुमेंट फॉर दिस लाइन। सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म, ये हमारे पास इक्वेशन, अगर ये वाली इक्वेशन है इसका अगर आप इसको डेरिवेटिव ले लें इसका, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो प्लेन पे इख्तियार है, इसको मैंने नाम दिया है 4 का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेजेंडर्स इक्वेशन है, लेजेंडर्स इक्वेशन हम देख चुके हैं nth ऑर्डर में ये, इसमें अगर आप 1 बाय 1 टर्म बाय टर्म कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आर एक्स है, आर प्राइम एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x है, जो ये है आपके पास माइनस 2x, तो आप इसको कंबाइंड फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप किसी भी इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख दें तो इसका मतलब है वो सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म है। तो लेजेंडर इक्वेशन की सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म है क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अगर आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंटिन्यूस है और ax इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ कि किसी भी इंटरवल में x की तमाम वैल्यूज के लिए आपके पास ax 0 नहीं है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्योंकि मैंने ये शो किया, इसको हम रिकास्ट कर सकते हैं सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में। एक तो ये जो डायरेक्ट देखने का तरीका है हमारे पास कि ये इसको आप इस तरह से लिख लें, तो वो देखने का तरीका कैसे है कि हम कौन सी इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कि ax डज नॉट इक्वल टू 0
ये x इज इक्वल टू 0 ना हो, किसी भी एक हमारे पास इंटरवल में वो हर पॉइंट पे डिफाइन हो, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिकास्ट कर सकते हैं सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में। इसको देखने के लिए हम दो ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने यूज किए थे, बिल्कुल वही है। पहला एक्सप्रेशन ये है कि 5 को पहला ऑपरेशन ये है कि इन 5 को डिवाइड करो आप ax से और मल्टीप्लाई कर दो इस एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, bx ओवर ax है। आप इस इक्वेशन को जब ax से डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा bx ओवर ax, यानी कि y प्राइम का कोफिशिएंट है bx ओवर ax, तो ये y प्राइम का कोफिशिएंट है bx ओवर ax को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन ले लेंगे। तो हमने डिवाइड करना है 5 को ax से और मल्टीप्लाई कर देना है इस एक्सप्रेशन को, तो हमने मैंने यही किया। तो पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, पहले ये ax कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया bx ओवर ax, तो यहाँ पे cx ओवर ax बन गया, यहाँ पे dx ओवर ax, तो साथ ही हमारे पास एक्सपोनेंट इंटीग्रल फॉर्म आ गया। ये आप देखोगे एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली जब आप ये दो ऑपरेशन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ये सब प्रोडक्ट है, ये इन दो का ये एक्सप्रेशन हैं जिनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। हमने आर एक्स आपके पास ये मेंशन है, क्यू एक्स हमारे पास ये है, ई एक्स ये है, तो लैम्डा हमारा पैरामीटर है। इसलिए एक एग्जाम्पल को एक्सप्लिसिटी देखने के लिए लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है, गिवन है, और हम देखना चाहते हैं ये सेल्फ जॉइंट फॉर्म में लिखी जा सकती है नहीं लिखी जा सकती। तो मैं ये एक्स जो यहाँ पे 3 है इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से, और ये यहाँ पे बन जाएगा 6/2, यानी कि ये 6/3 बन जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट है 2। तो 2 को मैं इंटीग्रेट करूंगा, उसका 2 को मैंने इंटीग्रेट किया, उसका रिजल्ट है 2x। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, तो ये मेरे पास रिजल्ट है। तो आप ये देखें ऑटोमेटिकली ये हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये प्रोडक्ट है। सेल्फ जॉइंट फॉर्म में लिखना क्यों हम चाहते हैं, सोल्यूशन में तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सेल्फ जॉइंट लिखने का मकसद हमारे पास ये है कि हमें वेट फंक्शन मिल जाता है, हमें वेट फंक्शन मिल जाता है जिसमें हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन होल्ड करता है। तो सेल्फ जॉइंट फाइंड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास वेट फंक्शन मिल गया, तो फिर आपके पास इक्वेशन के जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे उसको आप ऑर्थोगोनल बना लेते हैं। ऑर्थोगोनल क्यों बनाना चाहते हैं हम, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इससे एग्जांपल दो डिस्कस कर लें हम। पैरामीट्रिक बेसिस इक्वेशन हम लेक्चर में देख चुके हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख चुके हैं, सीरीज सॉल्यूशन, और इसको 2-3 लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके सॉल्यूशन भी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड की, तो सॉल्यूशन है इसका ये फर्स्ट काइंड और ये सेकंड काइंड सॉल्यूशन है, जो कि जनरल सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको देखना है कि हमने सेल्फ जॉइंट फॉर्म है या नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद ये पैरामीटर आएगा यहाँ पे x ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/x, इसको हमने इंटीग्रेट करने के एक्सपोनेंट लेना है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो अब आप इस इक्वेशन को देखोगे कि ये इक्वेशन सेल्फ जॉइंट फॉर्म में लिखी जा सकती है, और अगर आप कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से तो आर एक्स इज इक्वल टू एक्स है, क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास पी एक्स आ गया। अब इस पी एक्स की हेल्प से हम इसके सोल्यूशन को बेसिल इक्वेशन, पैरामीट्रिक बेसिल इक्वेशन के सोल्यूशन को ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। तो पी एक्स हमारे पास है, और जे एन एक्स को देखें आपके पास ये बाउंडेड है एक्स से, तो आर 0 पे हमारे पास ये ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन है, ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करती है। जे एन अल्फा एक्स इज बाउंडेड एट एक्स से 0, ये आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो रहे हैं, ये बाउंडेड है आपके पास, जबकि ये देख रहे हैं ये बाउंडेड नहीं है, तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास ये सोल्यूशन जो है एट पॉइंट 0 बाउंडेड है, तो हमारे पास ये पॉइंट ए पे कंडीशन ये होल्ड करती है। तो ये सोल्यूशन, ये फंक्शंस विद बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाइड एट पॉइंट बी हमारे पास जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा, और ये फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस वेट ऑर्थोगोनल होंगे फ्रॉम 0 to b,
तो ये हमारे पास फंक्शन ये JN, ये JN J के साथ X अगर वेट है हमारे पास, ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन होल्ड करेगा, जबकि हमारे पास लैम्डास है नॉन डिटरमिनेट। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए पे तो वैसे हमें 0 है, उसकी हमें जरूरत नहीं है बाउंड्री कंडीशन की, लेकिन बी की बाउंड्री कंडीशन की जरूरत है हमें। और इसमें एक्स्ट्रा जो अल्फा हमारे पास है वो इसके डेरिवेटिव है बाय चेन रूल। आप चेन रूल अप्लाई करके इसको देख सकते हो कि अल्फा का यहाँ से डेरिवेटिव हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पे है इन्फिनिट नंबर ऑफ रूट्स हैं और एट पॉइंट एक्स आई इज इक्वल टू ए आई टू बी, और अल्फा की वैल्यूज हमारे पास यहाँ से मिल गई, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं। आइगन फंक्शन भी हमें मिल गए, ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन भी मिल गया हमें, और आइगन वैल्यूज भी मिल गए हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास लेजेंडर इक्वेशन। लेजेंडर इक्वेशन हम देख चुके हैं अभी तक। तो लेजेंडर इक्वेशन में है, अब देखें कि इसे हमने ऑलरेडी सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में देख चुके हैं। तो इसमें क्यू एक्स 0 है, पी एक्स 1 है, लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 है, और आर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका इसमें आप दोनों पॉइंट्स पुट करके देख लें, दोनों पॉइंट्स पे आपको 0 मिलेगा। एक पॉइंट पुट करें आर माइनस 1, तो ये हमारे पास आर ए पे 0 मिल गया। दूसरा पॉइंट है बी, आर बी पे भी 0 है। तो दोनों पॉइंट पे जब आपके पास बाउंड्री पॉइंट पे आर एक्स की वैल्यू 0 हो, तो हमें किसी बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको शो करूं, ये देखें, ये पॉइंट, इफ आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 0, देन द ऑर्थोगोनैलिटी होल्ड्स विद नो बाउंड्री कंडीशन। तो ऑर्थोगोनैलिटी के होल्ड करने के लिए हमें कोई बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं है। इस वजह से मैंने जो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई की थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे नहीं की। विदाउट बाउंड्री कंडीशन ये ऑर्थोगोनल रिलेशन होल्ड करता है।